डॉक्टर प्रेरणा रानी। आज हम बढ़पार गांव में खड़े हैं जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से जन्म हुआ था जागृति सेवा संस्थान का, जिसने शुरुआत में तो महिलाओं के लिए नौकरी की तलाश की, उद्यमिता की तलाश की, और आगे चलकर आज ये जागृति यात्रा का रूप ले चुका है, जिसे हम काफ़ी पॉपुलर तरीके से जानते हैं। यूथ में काफ़ी पॉपुलर है ये एंटरप्रेन्योरशिप और नए लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखने के लिए। और ये ऐसा एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करती है आपको, जहाँ पे आप सीख सकते हैं बिना इस बंधन के कि आपको क्या सीखना है या किससे सीखना है, बिना इस डर के कि आप सेफ़ रहेंगे या नहीं, बिना ये सोचे कि आपका सवाल वैलिड है या नहीं, और बिना ये तलाश किए कि आपको किस चीज़ के लिए कितने पैसे खर्च करने हैं, क्योंकि शायद आसपास आपके सारी चीज़ें मौजूद हैं। 14 दिन की यात्रा होती है, लंबी यात्रा होती है सफ़र की, ट्रेन की, लेकिन जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं आ सकता। मैं भी यात्री हूँ और सर भी हमारे साथ यात्रा में जुड़ते रहते हैं। तो सर शशांक सर हैं जो कि हमारे साथ यात्रा में ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। तो सर, आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को, आपको इस बार की यात्रा कैसी लग रही है इस बार की यूथ के साथ? इस बार की यात्रा बहुत रोमांचक है, क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ है भारत की, हाँ। आज़ादी की, और अमृत यात्रा उसका नाम ही हमने रख दिया है। और जो पिछले 14 साल से हम लोग यात्रा कर रहे थे, जिसमें 2 बार डिजिटल किया है, इस बार नए वेग से वापस आई है और लोगों में उत्साह है। करीब 20,000 लोगों ने आवेदन दिया है, उसमें से 500 लोग सेलेक्ट होकर आए हैं। तो हम लोग को लग रहा है कि इस बार कुछ नया होने वाला है, क्योंकि हम लोग अमृत काल का संकल्प लिए हैं कन्याकुमारी में, और उसके लिए मंथन चिंतन भी कर रहे हैं। भ्रमण तो कर रहे हैं और अभी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अगले 25 साल के लिए भी सोच रहे हैं। इसलिए यात्रा बड़ी रोमांचक है और हृदय को छूने वाली है। मैं एज अ यात्री मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में ये इतने आसानी से, इतने निर्मलता से ये प्रोग्राम किया गया है कि हम अपने लाइफ को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, हमें पता है कि हमें देश को भी आगे बढ़ाना है। और ये मुझे लगता है ये आज़ादी का अमृत का जो लक्ष्य हमें बताया जा रहा है थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़, उसी का नतीजा है कि एक पॉजिटिव लहर की तरह ये हमारे रगों में और हमारे लोकेलिटी में, हमारे बच्चों में दौड़ रहा है। ये अलग है कि एक तो 2 साल कोविड में सब लोग घर बैठे थे, तो जो एक नया उत्साह है कि देश को भ्रमण करना, घुमक्कड़ी का धर्म अपनाना, लोगों से बातचीत करना, वो भरपूर मात्रा में दिख रहा है, मुझे उत्साह दिख रहा है, इसीलिए आवेदन भी ज़्यादा आए हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से जो नेटवर्क बन रहा है, जो 7,000 लोग पहले गए थे, अभी 500 लोग आए हैं, वो नेटवर्क बहुत तगड़ा बन रहा है। और अगले कई सालों तक एक दूसरे के साथ जो एक आत्मीयता बनती है, जो इस यात्रा में भरपूर मात्रा में दिख रही है, एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादा भरपूर रूप से मुझे दिख रहा है। और तीसरा ये है कि हम लोग कन्याकुमारी गए, इस बार हम लोगों ने अमृत संकल्प लिया, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा। तो जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे 26 जनवरी को प्रधानमंत्री को, हमारे प्रेसिडेंट को, उसको समर्पित करेंगे। और समर्पित ही नहीं करेंगे, हमने संकल्प लिया है कि उसके लिए अगले 25 साल तक काम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इस यात्रा का देन। और सर, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि हम ज़िंदगी के आगे 10 साल को आगे के 25 साल के लक्ष्य के साथ देख रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 25, 26 या 20 साल के यूथ के लिए, जो कि ज़्यादातर बच्चों की एज है इस यात्रा में। आप हमें इधर उधर हर बार एक डायमंड शेप ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं, थोड़ा उसको अगर समझाना चाहेंगे। देखिए, भारत को एक बहुत बड़े हार्वर्ड के या प्रिंसटन के प्रोफेसर थे, मिशिगन के प्रोफेसर थे, डॉक्टर CK प्रहलाद। उन्होंने करीब 20-25 साल पहले एक कल्पना की कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, BOP का नाम दिया उन्होंने। मेरा ये मानना है कि वह करीब 5-6 साल पहले वो असत्य है। सत्य ये है कि वो एक पिरामिड नहीं, एक हीरा है। हीरा क्यों है? क्योंकि उसमें करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, न तो बहुत गरीब हैं, न तो बहुत अमीर हैं, और उसी से आज की तारीख में भारत, मध्य भारत परिभाषित होता है। और उसी जो आकार उसका हीरा है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन अधिकांश लोग न तो गरीब हैं न अमीर हैं। तो इस हीरे के आकार के भारत को हम लोग चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी है, जो अगले साल पेंगुइन छाप रहा है, इंडिया अ डायमंड इन द रफ। आप इसकी जिसे कहते हैं शीर्षक से ही समझ जाएंगी कि एक ऐसा डायमंड है जिसको हमको चमकाने की क्षमता है उद्यमिता से। और यात्रा में हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है, हमारी नॉलेज ऐसे बूस्ट होती है
तो ये एक क्रिएटिव तरीका, इतना मतलब सटीक तरीका आपने कैसे खोजा? कोई कहानी तो होगी इसके पीछे की। देखिए, क्रिएटिव तरीका ये है कि हम लोग, मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, मैं इसका फाउंडर हूँ, लेकिन मैं बहुत पढ़ाकू चीज़ों से दिलचस्पी नहीं रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि उद्यमिता में और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसमें कुछ हुनर हो, जिसमें कोई शक्ति हो अंदर से, उसको उजागर करेंगे तो वो उद्यमी बन सकता है। तो इसीलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। इसमें कोई चीज़ पढ़ाई लिखाई की है नहीं। और एक्सपीरियंस किस प्रकार का? सत्संग का एक्सपीरियंस, और एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ने का एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस अच्छे लोगों से मिलना जो हमारे रोल मॉडल्स हैं। और देखिए, देश परिभाषित हुआ है हमारे यायावरों से। बहुत पहले से ही जब शंकराचार्य थे, उन्होंने 4 धाम बनाए। फिर उसके बाद अगर आप रामेश्वरम जाना चाहें तो ऊपर से उत्तर से नीचे आ जाते हैं, कई लोग दक्षिण से काशी जाते हैं। इस तरह से हम लोग, पूरा देश पिलग्रिम्स का देश है। तो उस तरह से एक ये यात्रा उस पिलग्रिमेज की यात्रा है, लेकिन इस बार किसी धार्मिक लक्ष्य के लिए नहीं, इस बार देश निर्माण के लक्ष्य के लिए निकली है। और इसके साथ ही साथ हम 4 धाम भी बनाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे सभी यूथ को, देश के हर यूथ को उद्यमिता के सुर से, उद्यमिता के धागे से बांधती है। और यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है इसमें। ये हमारा तरीका है देखने का, और मुझे लगता है कि हम लोग सभी इसमें आज़ाद होकर, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है जितना आज़ाद मैं इस यात्रा में आकर हुई हूँ, इतना मैं ज़िंदगी में पहले कभी नहीं थी। क्योंकि आपको पता चलता है कि आप एक्सेप्टेड हैं आपके अपने टैलेंट के साथ, और आपके लिए भी जगह है मार्केट में। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि मेरी वैल्यू है, ये समझना। काफ़ी लोग हमारे में से यही नहीं समझ पाते हैं। तो इस टीम का एक बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है यूथ को ये प्रोवाइड करने में है कि आप वैल्यूएबल हैं, आप बस उठिए, अपना काम करिए, हमारे से कनेक्ट होइए, और हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें मैं एक चीज़ कह दूँगा कि देखिए, जो आपने आज़ादी की बात करी, पहले आज़ादी होती थी इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य, देश छोड़ो। आज की आज़ादी वो नहीं है। आज की आज़ादी पॉजिटिव फ्रीडम है। पॉजिटिव फ्रीडम मतलब आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा कि किसी चीज़ की समस्या, हमारी स्वास्थ्य की समस्या है, तो उसमें आप आज़ादी नहीं ढूंढेंगे, उसमें आप ऐसा ढूंढेंगे कि उससे जुड़ के उस समस्या का समाधान कैसा हो। सो इट इज़ अ न्यू फ्रीडम, लेकिन अलग फ्रीडम है। वो आज़ादी किसी को हटाने की आज़ादी नहीं है, निर्माण की आज़ादी। तो इसमें थोड़ा परिश्रम तो लगता है, जैसा आप लोगों को भी थोड़ी दिक्कत पड़ रही है इस यात्रा में आने पे, लेकिन जब एक बार उसका चक्र चलने लगता है तो वो आजीवन आपको मीनिंग देता है, आजीवन उसको लाभ मिलेगा। ये दिक्कत कुछ नहीं है सर, ठीक है। 15 दिन की यात्रा है तो थोड़ा शारीरिक रूप से पुष्ट रहना पड़ता है। उसके अलावा मुझे लगता है दिल जितना भर जाए उतना कम है यहाँ पे। पूरा टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। रात में लाइट्स आउट के बाद भी लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी होती है, दूसरे दिन जगना है, फिर नया काम है, नई जगह है, नए लोगों को सुनना है। तो ऐसे लोगों को आप जो मॉड्यूलेट करते हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? कैसा आपको लगता है नए यूथ से हर बार जोड़ना, और कितना बदला है ये जो पहले जहां आपने शुरू किया था 2008 में से लेके अब तक? देखिए, मुझे, आप समझती हैं, मुझे बरगद से बड़ी प्रेरणा मिलती है। बरगद की तनाएँ हैं यहाँ पर मेरे सामने। इसमें एक नेटवर्क है। नेटवर्क ऐसा है कि एक शाखा नहीं, इसकी अनेक शाखाएँ। तो आप जब यात्रा में भी चलती हैं तो उसमें एक व्यक्ति नहीं, अनेक व्यक्ति। मैं फाउंडर हूँ, ठीक है, लेकिन आशुतोष हमारे सीईओ हैं, ऊपर से भी अनेक शाखाएँ हैं, नीचे से भी अनेक शाखाएँ हैं। सो सत्संग का एक तरह से मौका मिलता है। दूसरी चीज़, हमारे अध्यात्म में कहा गया है कि हमारा जो भगवान है वो भी एक नेटवर्क ही है, वो भी आत्मन है, वो भी ब्रह्म है। वो कोई ऊपर दाढ़ी वाला बड़ा भगवान नहीं है, वो तो हमारे आसपास हर जगह निहित है। तो इस प्रकार से यात्रा में भी आपको उस भगवान की एक झलक मिलती है जो कि लोगों के जुड़ाव से होता है। सो अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि अब पहले कैसा था, अभी कैसा है। उसमें देखिए, मेरे हिसाब से अलग अलग यात्राएं अलग होती है। कोई एक यात्रा का आप अनुकरण या उसको रिपीट नहीं कर सकते। अलग अलग लोगों की अलग अलग यात्राएं, तो क्योंकि यात्रा का परिभाषा रोल मॉडल या हमारा रूट नहीं है, उसकी परिभाषा है जो 500 लोग उसमें आते हैं, उनकी ऊर्जाएं, उनकी शक्ति, उनका नेटवर्क, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी दूरदृष्टि, उससे ही यह यात्रा परिभाषित होती है। ठीक है, रेल है, पंक्चुअलिटी है, हम लोग समय पर चलाते हैं रेल, उसको ले जाते हैं, लेकिन जब तक वो सत्संग नहीं होगा तब तक यात्रा सफल नहीं होगी। हर सत्संग भिन्न होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी से कई सारे लोग हैं, अभी से क्या 3 दिन हुआ था, और कई सारे लोग थे ऐसे जो तैयार थे कि अगली बार भी आना है, कुछ भी करके आना है, ईआरसी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। पर इससे पहले कि उनकी एनर्जी इस बार की पूरी इंजॉय करते वो लोग ख़त्म होती, वो तय कर चुके थे कि दोबारा आना है। क्योंकि एक ये ऐसा ब्लास्ट है एनर्जी का जो कि
आसपास हो रहा है, अगर आपकी घट भी गई है आपकी अपनी, तो दूसरे से मिलेगा आपको और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने ऐसे में कई कहानियाँ ऐसी देखी होंगी जो बहुत अनोखी होंगी। आप अपनी कोई फेवरेट कहानी सुनाएंगे किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे बच्चे की जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था, जिसने कि बदल दी अपनी दुनिया और अपने आसपास वालों की दुनिया। एक सज्जन थे अमित कटारिया, वो मतलब दिव्यांग हैं। वो उनका एक पैर में चोट आ गई थी, लेकिन वो आए, पूरी यात्रा 15 दिन की कई क्रचेस पे करी उन्होंने। और उनकी एक एकेडमी थी, रोज़ एकेडमी, गुड़गांव के पास उनकी थी। तो उन्होंने इस यात्रा में एक और व्यक्ति से उनका मिलन हुआ, उनका नाम संदीप कृपलानी। और यही यात्रा की एक देन होती है कि व्यक्ति आता है अकेला, लेकिन जाता है 5-6 लोगों के साथ। तो इसमें संदीप ने उसकी बड़ी मदद करी। वो साधारण से गांव का था लड़का, और फिर अमित कटारिया की एकेडमी आगे बढ़ी, दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ऐसे ही गेट माई पार्किंग करके एक कंपनी, बड़ी कंपनी हो गई, उसके भी 2 जो फाउंडर्स हैं इसी यात्रा में आए। ऐसे अनोखे बड़े प्रयोजन हैं। लेकिन मैं इस गांव की बात करता हूं। इस गांव में भी जब लोग आते हैं, इस वट वृक्ष से साक्षात्कार करते हैं, तो एक बहुत रोमांचक उनको यादगार रहती है। इसी के नीचे हम लोग कल सुबह अध्यात्म मेडिटेट करेंगे। इतनी सारी कहानियाँ आपके आसपास घटित होती है। एक हमने अभी सुना भी, जिसमें कि आसपास के लोग आके जुड़कर आपकी परेशानी सुलझा देते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो इतनी सारी कहानियाँ जो आपके पास आसपास होती हैं, इनमें से आपकी कहानी कैसे इन कहानियों ने शेप की है, आपकी पर्सनल लाइफ की कहानी? देखिए, मैं एक बड़ी कंपनी में अभी तक काम करता था, और अभी मैं सामाजिक जीवन में मेरा प्रवेश हुआ है, क्योंकि मैं वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चल रहा हूँ। तो मेरी कहानी उपजी है इस यात्रा से, क्योंकि इस यात्रा में 15 दिन चल के कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी समय किसी भी भाषा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और उसके लिए मुझे ही अंत में खड़ा होना पड़ता है। तो उससे मुझे अभ्यास मिला है। दूसरा, मुझे प्रेम मिला है सब यात्रियों से, क्योंकि वो जानते हैं कि एज अ फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट मुझे उनको कुछ मिला है तो वो मुझे देते हैं। और तीसरा, जैसे कि पहले होता था गुरु शिष्य वाली परंपरा होती थी, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ये मेरे शिष्य हैं, लेकिन एक तरह से जो गुरु का किरदार लोग निभाते थे, मेरे 7500 मैं शिष्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्त बन गए पूरे देश में। तो मुझे इससे बहुत मिला है। तो मैं तो बोलता हूँ अपनी वाइफ को कि रिटायरमेंट में हम लोग इन लोग घर जाएंगे जगह जगह, और वहीं रहा जाएगा, तब तक ये लोग संपन्न हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग अपनी यात्रा को आगे रखें। आपको मैं भी इनवाइट करना चाहूँगी सर। बिल्कुल, भागलपुर बिहार में मेरा घर है, ज़रूर आइएगा। और ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैंने देखी कि और कहीं भी आप चले जाइए, एक हायरार्की है, और उस हायरार्की यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे उस हायरार्की का कंस्ट्रक्शन बहुत फ्रेंडली है, डिस्पर्स्ड है, और आप किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि और कहीं नहीं मिलता है। मैंने कई जगह देखे हैं, और मेडिसिन, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेडिसिन में तो बिल्कुल मतलब उल्टा है इस चीज़ का। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ। ऐसी कोई शॉकिंग कहानी आपने देखी जो कि मतलब इस यात्रा के चलते जिसने संभाल हुआ हो, या यात्रा के बावजूद कुछ नहीं हुआ, ट्रैजिक स्टोरी कुछ? नहीं, यात्रा में बड़े अनोखे मेरे हिसाब से वृत्तांत हैं पिछले 15 साल में। कुछ शायद मैं आपको न बता पाऊँ, क्योंकि कुछ हमारे जो आने वाले यात्री वो हो सकता है सहम जाएं उससे, लेकिन कभी हमारे पास कोई ऐसा वृत्तांत नहीं हुआ, ऐसी घटना नहीं हुई जिससे किसी को चोट आई हो या क्षति हुई हो। लेकिन ये बात है कि 1-2 जगह यात्री छूट गए। 1-2 जगह एक समय था जब त्रिवेंद्रम में हम लोग रुकते थे, तो एक यात्री कचरा इकट्ठा करने के लिए वो निकल गया कहीं पर, उसको मनाने के लिए हम लोग निकले तो मान ही नहीं रहा था। तो ऐसे बड़े बड़े अनोखे वो रहे हैं। और ट्रेन में भी कई लोग आते हैं, थोड़ा से मतलब जो ऐंठे वाले होते हैं, कई लोग होते हैं बहुत नम्र होते हैं, तो उसमें भी हम लोग समझौता करना पड़ता है। लेकिन मुख्यतः बड़ी अच्छी यात्रा है। जो 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो टेढ़े होते हैं, वो भी सीधे हो जाते हैं यात्रा में, क्योंकि बहुत सत्संग का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल 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 सर, मैं भी हो रही हूँ सीधी। मैं भी बहुत पर्टिकुलर हूँ हर चीज़ के बारे में, बट जैसे सब हैं वैसे जीने का एक यहाँ पे शिक्षा मुझे भी मिल रही है। और आई थिंक अब इस बार कोई छूट नहीं रहा है कहीं पे भी, जितना मैं देख रही हूँ। इस बार हमने बहुत अच्छे मैनेज किया हुआ। तो हम लोग इस जर्नी पे काफ़ी दिन से हैं और एग्जॉस्टेड भी होते हैं, फिर भी हम लोग लगातार ये सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। और ये एनर्जी जो है ये हमें आपसे मिलती है। तो आप ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं कि अब आगे क्या, और कहाँ से, क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को लगातार ऐसी सोच से, मतलब ऐसी सोच उनमें रोकने की ज़रूरत है? हाँ, इस वट वृक्ष से मिलती है, क्योंकि यही हमारा एक तरह से चिन्ह है। यहीं पर मैं बला पढ़ा। मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी आर्मी में थे,
तो यहीं पर मैं चारपाई लगा के किताब पढ़ता था। तो बचपन से ही मैंने देखा एक विशालकाय वटवृक्ष, जो वटवृक्ष ही नहीं है, एक कहानी है, 300 साल पुरानी कहानी, जिसमें कि इसने हमारा पतन भी देखा है और आने वाले दिनों में हमारा उत्थान भी दिखेगा। तो इस वटवृक्ष में पूजनीय स्थान है, लेकिन यह एक चिन्ह है भारत की संस्कृति का, यह चिन्ह है हमारी ऊर्जाओं का, जो कि जिसका पतन 300 साल में हुआ। जब मैं बता रहा था किसी को कि 20% हमारी जीडीपी होती थी और अब जाके करीब 3.5% हो गई, अब उठ रही है, 4.5 हो गई है। मेरे पूरा विश्वास है कि 10% मेरे जीवन काल में होगी, मेरे बच्चों के काल में 20% का फिर चली जाएगी। मेरा पूरा विश्वास है कि अब यह वटवृक्ष जिसने उस पतन को देखा है, कहानियाँ सुनी, 1857 का युद्ध देखा, उसके बाद आज़ादी देखी और आज हमारी इस उद्यम यात्रा को देख रहा है, उसी के आशीर्वाद से एक बरगद क्रांति हम लोग लाएंगे पूरे देश में, और उस बरगद क्रांति से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। क्या बात है। और अजीब बात है ये, आपका कहना इतना सही लगता है मुझे, जैसे बरगद एक एक लटा अपनी बढ़ाता जाता है, वैसे ही हमारा मतलब मैंने भी एक कविता लिखी जिसमें लिखा मैंने, हर यात्री पत्ता है, पत्ते नए पत्ते की तरह है और उसको अपना आसमान साफ नज़र आता है ये यात्रा करने के बाद। इसी बात पर मैं आपसे एक कहानी और सुनना चाहूँगी या आपकी राय लेना चाहूँगी। आपने जो विज़न देखा था, जो चित्रण था आपका शुरू करने से पहले, 97 से पहले जो चित्रण था आपका, वहाँ उस चित्रण में और अभी में क्या कंपैरिजन है, या आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं, या मतलब कितना आपने चेंज किया अपने चित्रण को? उसका जो मूल सिद्धांत है वो चेंज नहीं किया है। सिद्धांत क्या है कि भारत में अनगिनत ऐसे हनुमान हैं जिनको अपनी शक्ति का आभास नहीं है, तो उस शक्ति को जगाने की इच्छा हम लोग में थी। और जब यात्रा चलती है आप जानती हैं कि अंदर जो उसकी शक्ति होती है वो जाग जाती है। तो हमारा चित्रण पहले से ये था कि उद्यमिता में सबसे प्रथम काम है कि उद्यमियों को ढूंढना। टेक्नोलॉजी या पैसा या मार्केट कनेक्ट या मेंटरशिप ये तो बाद में आएंगी, एक अच्छी टीम का गठन करना। तो उस टीम का गठन करना हम लोग का उस समय का स्रोत था, उस समय का सिद्धांत था, आज भी वही है। हम जो यहाँ काम कर रहे हैं देवरिया में भी, उद्यम केंद्र में जो पीछे आपको दिख रहा होगा, उससे भी हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के उद्यमी उठें, यहाँ के सामान्य नागरिक उठें। देखिए, कोई बहुत ही जीनियस आदमी हो और वो आके चल के काम कर ले, वो तो सब कर सकते हैं। जो साधारण आदमी है उसको उठा के चला जाए, तब गणतंत्र अलग बन जाएगा, तब यहाँ के हजारों लोग आगे बढ़ेंगे, लाखों लोग उनके पीछे चलेंगे। तो हमारा यही काम है कि साधारण हनुमान को उसकी शक्ति का आभास करवाना और जामवंत की तरह उनको आगे बोलना कि आप छलांग मारने की ताकत रखते हैं या पहाड़ उठाने की ताकत रखते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में अगर आपको जामवंत की तलाश है तो आप जागृति यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं और यात्रा करिए, आनंद लीजिए, सीखिए और आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी जो मैं अभी बोल के नहीं समझा सकती, बिल्कुल नहीं समझा सकती। आगे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। साल में आप खुद को और इस यात्रा को कैसे बदलते देखते हैं, और आज से 25 साल में आपका क्या लक्ष्य है? मेरा पर्सनल लक्ष्य ये है कि मैं देवरिया कुशीनगर जो मेरा क्षेत्र है उसमें उद्यमिता की लहर लाऊं। हो सकता है मेरे सामर्थ्य की और जिलों को प्रभावित कर सकूं, लेकिन मेरा दूसरा लक्ष्य है कि यहाँ के मॉडल को पूरे देश में अपने यात्रियों के द्वारा फैलाया जाए। तो क्रांति का यही मायना है कि एक जगह अगर आपने मॉडल को सिद्ध कर दिया, जो लगभग हो गया है यहाँ पर इस सेंटर के आने से और हमारे उपकेंद्र हैं उससे, तो उसको हम लोग कैसे 7,500 लोगों के बीच में ले जाएँ, वो जगह जिलों में उसको करें। 240 जिलों में अगर होगा तो 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि यह क्रांति आगे चलेगी। तो मेरा लक्ष्य है सीमित, देवरिया कुशीनगर, लेकिन मेरा दूसरा लक्ष्य है असीमित, जिसमें कि पूरे देश में हम लोग जो 7,500 आज की तारीख में आने वाले समय 20,000 लोग जो तैयार करेंगे, वही जो आप जैसे लोग, प्रतिभाशाली लोग जो तेजस्वी हैं, जो कि पूरे देश में घूमने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, जिन्होंने देश को एकात्म रूप से देखा है, उनको अगर प्रोत्साहित करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में अगले 25 साल में ही हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपके बातों को अपने दिमाग में और अपने दिल में उतार चुकी हूँ और मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। जहाँ मैंने शुरू किया था 24 दिसंबर 2022 को और आज 4 जनवरी 2023 है, मेरी लाइफ बदल चुकी है। साल बदल गया, हालांकि दिन कम ही हुए हैं। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, ये कितना आसान है? मान लीजिए मैं गांव की एक आम उद्यमी हूँ और मान लीजिए मैं पत्तों से या दलिया बनाकर बेचती हूँ, तो मेरे लिए ये मदद लेना कितना आसान है? और अगर मैं अपने 10 लोगों को और इंक्लूड करना चाहती हूँ? देखिए, उसमें अगर आप कोई साधारण व्यक्ति हैं और जो कि कुछ करने की ललक रखता है, तो आप हमारे सेंटर में आइए। आपको हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि आप में कितनी ऊर्जा है, कितना आप क्षमता रखती हैं।
माली डलिया की बात करी तो कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मूंज के बारे में, और उसमें हम लोग को आपको प्रोत्साहित करेंगे, अनेक तरीक़ों से मार्गदर्शन करेंगे, मार्केट से जोड़ेंगे, मेंटरशिप करेंगे और पैसे से भी जोड़ेंगे। तो आपकी कंपनी को हम लोग चलाएंगे नहीं, लेकिन आपको चलाने की प्रेरणा देंगे। यही तो जामवंत ने किया था, खुद नहीं कूदे थे, उनको प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रकार से मेरी पूरी आशा है कि सामान्य व्यक्ति भी जो कि कुछ उद्यमिता से करना चाहता है और कोई विकल्प नहीं है, सरकारी नौकरी कम है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी भी ऑटोमेशन से कम होती जा रही है, विकल्प यही है कि यहाँ के संसाधनों से हम लोग किस प्रकार से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, जिसमें सबसे बड़ी ऊर्जा जो भारत के पास है वह है लोगों की ऊर्जा, लोगों की मानसिकता, जो इस यात्रा में भी हम लोग भरपूर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। और नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है, आप सर के पास मत पहुंचिए, मतलब अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो भी हम आपस में इतना भयंकर नेटवर्क है, इतना जुड़ाव है हमारे बीच में, इतना अपनापन है, अपने परिवार जैसा महसूस होता है। मतलब बहस भी हो जाती है तो भी दोबारा मनाने नहीं जाना पड़ता किसी को, कोई किसी से सॉरी नहीं बोलता, पता है साथ में रहना है, पता है जीना है साथ में। और हमारा देश जो इतने सारे युवाओं का देश है, जहाँ पे कि हम में से ज़्यादातर अब शिक्षित लोग हैं, हमें क्षमता है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें निश्चित ही ऐसी एक संस्थान का जो कि मौजूद है हमारे बीच, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके साथ जुड़ के और लोगों को जोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके और भी स्वरूप हम निश्चित रूप से आगे आते हुए देखेंगे। और सर इतने एनर्जेटिक हैं, इनसे ऊर्जा ले रहे हैं 550 बच्चे इस बार, 550 यात्री जितने हैं, और हम आगे भी फिर जुड़ते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ।